नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो आपका हिंदी का दूसरा चैप्टर है और ये है आपका वर्णमाला। इससे पहले हम हिंदी का जो पहला चैप्टर है हिंदी में भाषा का विकास, उसकी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप उन वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला को समझने से पहले हमको सबसे पहले 2 चीज़ों को समझना होगा। वो है आपकी ध्वनि और वर्ण। ध्वनि मौखिक भाषा की वह छोटी से छोटी सार्थक इकाई है जिसके और खंड ना हो सके। तो नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं वर्ण के बारे में, तो वहीं वर्ण जो है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके भी खंड नहीं हो सकते। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वर्ण लिखित भाषा की एक सार्थक इकाई है। और जब हम बात करते हैं वर्णमाला के बारे में, तो वर्णमाला वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है जिसमें हम अपने स्वरों को और व्यंजनों को एक सही ढंग में अरेंज करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्याकरण के खंड से है और व्याकरण के जो 3 खंड हैं, वर्ण विचार जिसके अंदर हम वर्णों का अध्ययन करते हैं यानी वर्णमाला का, दूसरा शब्द विचार मतलब इसमें हम शब्दों का अध्ययन करते हैं, और तीसरा है आपका वाक्य विचार, इसमें हम वाक्यों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वर्ण विचार है। वर्ण विचार के अंदर हम स्वर को आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि स्वर होते क्या हैं। तो स्वर उन ध्वनियों को बोलते हैं जो कि किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित ना किए जाएं। अर्थात ऐसी ध्वनियाँ, ऐसे वर्ण जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, उनको वर्ण बोलते हैं। और इनकी जो संख्याएं हैं वो 11 हैं। कहीं कहीं आपको इनकी जो संख्याएं 10 देखने को मिलती हैं, बट एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे आपको 11 आपको मार्क करना होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, स्वर के भेद कितने हैं, तो स्वर के 5 भेद हैं और वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला है कि उच्चारण के आधार पे, दूसरा आपका रचना के आधार पे, तीसरा आपका जीभ के प्रयोग के आधार पे, चौथा आपका मुंह खुलने के आधार पे, और पांचवा है आपका होठों की स्थिति के आधार पे। तो सबसे पहले चलते हैं उच्चारण के आधार पे। तो जब हम बात करते हैं कि उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे स्वरों की जो प्रकार हैं वो 3 होते हैं। इसमें आपका सबसे पहला होता है हासु स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। और जब हम बात करते हैं हासु स्वर के बारे में, तो हासु स्वर वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है, तो वो आपके हासु स्वर होते हैं। इसके अंदर आपका आता है पहला आ, ई, उ, र। तो ये जो 4 वर्ण है इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में, तो ये वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में हासु स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, और इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। इसके अंदर आपके आते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो 2 गुना होता है। उसका एक रीज़न ये होता है कि जो आ होता है आपका वो आ प्लस आ इससे मिल कर के बना होता है ये। तो
जो समय बोलने उच्चारण करने में जो समय होता है, एक इसका समय, एक इसका समय, तो यहाँ पे उसका दोगुना लगता है। और इन सभी चीज़ों को हम आगे संधि का जो चैप्टर है उसके अंदर भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लित स्वर के बारे में। तो प्लित स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। अर्थात इन स्वरों के उच्चारण में हमको दीर्घ स्वर से भी कहीं बहुत ज़्यादा समय लग रहा होता है। जैसे आपका इसमें हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमको आ की अपेक्षा बहुत ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम बात करते हैं स्वरों के प्रकार रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे स्वर केवल दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मूल स्वर और दूसरा होता है आपका संयुक्त स्वर। जब हम मूल स्वर के बारे में बात करते हैं तो मूल स्वर वो होते हैं जिनकी रचना खुद से हुई होती है, अर्थात उनको किसी अन्य दो स्वरों के मेल से नहीं बनाया गया होता। तो ऐसे जो स्वर होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। इसके अंदर आपके चार वर्ण आते हैं। इस पहला है आपका आ, और दूसरा ई, तीसरा उ, चौथा रा। और ये आप देख सकते हो, ये जो चारों वर्ण हैं वो आपके ह्रस्व के अंदर भी आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त स्वर के बारे में। तो ये वो स्वर होते हैं जो कि किन्हीं दो स्वरों के मिलने से बने होते हैं, अर्थात किन्हीं दो वर्णों के मिलने से जो बने होते हैं वो आपके संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ए के बारे में, और अगर हम ए प्लस ई मिलाते हैं तो वो आपका ए बनता है। वहीं हम ए प्लस का ऊ मिलाते हैं तो वो आपका ओ मिलता है। वहीं हम इसमें ए में फिर हम ए मिलाते हैं तो ये आपका आई मिलता है, आई बनता है हमारा। और यहीं हम ओ में हम आ का और मिलाते हैं, आ और मिलाते हैं तो वहाँ पे ये ओ बन जाता है। तो ऐसे जो स्वर होते हैं उनको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम स्वर की बात करते हैं जीव के प्रयोग के आधार पे, तो वो तीन प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है आपका अग्रस्वर, दूसरा आपका मध्य स्वर, तीसरा आपका पश्च स्वर। तो मान के चलिए ये आपकी जीभ है, और इसका मतलब ये है कि ऐसे ऐसे शब्द जो कि जीभ के अगले हिस्से यहाँ से बोले जाएं, कुछ यहाँ से बोले जाएं, कुछ पीछे से बोले जाएं। तो जब हम बात करते हैं अग्रस्वर के बारे में, तो ये वो स्वर होते हैं जो कि इनके उच्चारण को करते समय जीभ का जो अगला वाला हिस्सा उठता है वो अग्रस्वर होते हैं, और इसकी जो संख्या होती है वो चार होती है, ई, ई, ए और ऐ। जब हम बात करते हैं मध्य स्वर के बारे में, तो जब हम मध्य स्वर को उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारा जीभ का जो बीच का हिस्सा होता है वो उठता है। इसी वजह से इसको हम मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर बोलते हैं, और इसकी जो संख्या होती है वो एक होती है। वैसे आप इन सभी चीज़ों को ना उच्चारण करते हो खुद से तो भी आप समझ पाओगे कि किस स्वर के लिए हम कहाँ से उच्चारण कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा पश्च स्वर। तो ये वो स्वर होते हैं जो कि जीभ के पिछले हिस्से से बोले जा रहे होते हैं, और इनकी जो संख्या है वो 5 होती है। इसमें सबसे पहला है आ, दूसरा उ, तीसरा औ, चौथा ओ और पांचवा आओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंह खुलने के आधार पे। तो जब हम बात करते हैं मुंह खुलने के आधार पे तो ये चार प्रकार के होते हैं।
इसमें सबसे पहला आता है विवृत। तो विवृत में मुंह हमारा सबसे ज़्यादा खुलता है। जैसे हम उच्चार करते हैं आ का। और नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं अर्धविवृत के बारे में, तो अर्धविवृत में क्या होता है कि इसमें हमारा जो मुंह होता है आधा खुला होता है लगभग। और इसके अंदर जो स्वर आते हैं वो 4 आते हैं। पहला आपका अ, दूसरा आपका ए, तीसरा आपका आओ, चौथा आपका औ। नेक्स्ट हम बात करते हैं संवृत के बारे में। तो ये वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में मुंह का द्वार सबसे कम खुलता है। जैसे आप उच्चारण करके देखिए कि ई के बारे में, ई और ई, ऊ, औ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो मुंह है वो सबसे कम खुल रहा है। अगर आप कंपेयर करते हो आ से, तो आ से तो बहुत ही ज़्यादा कम खुल रहा होता है। और जब आप इसका कंपेयर करते हो आ से, तो आ से भी कहीं कम खुल रहा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्धसंवृत के बारे में। तो ये वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में जो मुंह होता है हमारा संवृत की तुलना में थोड़ा अधिक खुलता है। जैसे कि आप प्रोनाउंस करते हो अ और ओ, तो इसका जो उच्चारण करते हैं तो इसमें ई की अपेक्षा हमारा मुंह है कुछ ज़्यादा खुल रहा होता है। ठीक है ना। वहीं हम उच्चारण करते हैं ओ का, तो इसमें भी हमारा जो मुंह है इन सभी के मुकाबले में, इन सभी के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा खुल रहा होता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो ओ होता है उसको हम अर्धविवृत और अर्धसंवृत दोनों के अंदर शामिल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं होठों की स्थिति के आधार पे। तो होठों की स्थिति के आधार पे जो स्वरों का प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है व्रतमुखी। तो इसमें वो स्वर आते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं और हमारा जो मुंह होता है एक सर्कल की तरह बन जाता है। जैसे आप उच्चारण करके देखिए ऊ का, तो आपका जो मुंह होता है वो एक सर्कल की तरह बनने लगता है। तो वो ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में आपका जो मुंह है एक सर्कल की तरह बन जाता है, तो वो आपका विवृतमुखी या फिर व्रतमुखी होते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके 4 स्वर। इसमें सबसे पहला है आपका ऊ, फिर आपका ऊ, फिर ओ, फिर आपका औ। ये 4 आते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवृतमुखी स्वर के बारे में। तो आवृतमुखी के अंदर वो स्वर आते हैं जिनका उच्चारण करने पे हमारे होठों की जो स्थिति है एक दीर्घ वृत्त के समान बनती है। और इसके अंदर जो आप आते हैं आपके 4 स्वर आते हैं। इसमें सबसे पहला है ई, फिर दूसरा आपका ई, तीसरा ए, चौथा ए। और सबसे इम्पोर्टेंट जब हम बात करते हैं आ और अंग के बारे में, तो ये जो होते हैं आपके अयोगवाह होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका वीडियो, एकदम शॉर्ट वीडियो था। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से अर्धसंवृत स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ओ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प जीव की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर का उदाहरण है? ऑप्शन ए ई और ई, ऑप्शन बी ऊ, ओ, सी ए,
डी ए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अग्र स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन ए अ। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लित स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन सी ओम। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से जीभ के मध्य भाग से निकलने वाला स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी आ। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो आपका आ, क्योंकि आपको याद होगा कि जीभ के जो अगले हिस्से से जो निकलता है वो ई, छोटा ई, बड़ा ई और ए और बड़ा ए ये निकलता है। बीच से आपका निकलता है आ, पीछे बाकी के जो स्वर होते हैं वो निकलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका बी। देखो, जो हिंदी भाषा के अंदर स्वर होते हैं ना वो तो आपके होते हैं 11, मगर इसके अलावा जो आपके अयोगवाह होते हैं अंगा और आपका अड़गाली वाला, इसको मिला के बैठते हैं 13। और इनको भी हम जो काउंट करते हैं इन दोनों को, वो हम स्वर के अंदर ही काउंट करते हैं। तो कई बार आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि आंसर 13 और 11 दोनों आते हैं, तो वहाँ पे कौन से ऑप्शन को आप प्रायोरिटी दोगे? तो वहाँ पे आप ना सबसे जो प्रायोरिटी दोगे वो आप 11 के लिए दोगे। अगर इसके ऐसा कभी सिनेरियो बनता है कि जहाँ पे 11 और 13 आंसर दोनों हैं, तो वहाँ पे आप 11 को प्रायोरिटी दोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, जीवा के आधार पर स्वर के भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो जीव के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा हासु स्वर नहीं है? तो हासु स्वर कौन से होते हैं? जो आपके मूल स्वर होते हैं। और हासु स्वर का अर्थ होता है कि किसी भी स्वर को बोलने में लगने वाला कम से कम समय। वहीं आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन ए आ, ये तो मूल स्वर है और इसमें जो उच्चारण समय वो कम ही लगता है। दूसरा ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी ओ। तो जो र होता है ये भी आपका मूल स्वर है और ये जो आपका आ ये आपका संयुक्त स्वर है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो आपका ए प्लस ई से हुआ है। तो इस हिसाब से ये एक संयुक्त स्वर है और ये जो ह्रस्व स्वर कभी नहीं हो सकता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द के समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, या फिर ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। देखो, आप पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद फिर ये वाला पढ़िए।
वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी सरनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी वर्णमाला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, तो वो है आपका डी। जब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो आपका डी। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है आपका, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी वर्ण समूह, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी अक्षर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो आपका वर्णमाला। तो ये था आज का टॉपिक आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।